राधे राधे दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब इसमें ना आपको कुछ कंसेप्ट सीखना होगा। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आराम से आप इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। अब रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप किसे कहा जाता है? तो उसकी डेफिनेशन है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड व्हेन वन पार्टी हैज एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर पार्टी। मतलब ना, किसी एक पार्टी क्या कर रही है, अदर पार्टी को कंट्रोल कर रही है। कैसे कंट्रोल कर सकती है? या फिर इन्वेस्ट शेयर्स होल्ड करना, इस एक तरीके से वो कंट्रोल कर सकती है। अब फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिलेटेड पार्टी। कौन से टाइप्स है? When a company control more than 50% शेयर कैपिटल इन अदर कंपनी। मतलब कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में मोर देन 50% शेयर्स होल्ड कर रही है। यानी कि जो क्या बन गई कंपनी, वो सब्सिडी कंपनी बन गई। ठीक है, उसी तरह से ये है। अब दूसरा क्या है, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, वो भी क्या कहलाता है, रिलेटेड पार्टी कहलाता है। अगर कोई एक कंपनी एसोसिएट है तो उसे रिलेटेड पार्टी कहते हैं। थर्ड क्या है, की मैनेजमेंट पर्सनल एंड रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल। मतलब क्या, की मैनेजमेंट पर्सन मतलब सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। जो ये पर्सन है वो रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं। उनके रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं। मतलब रिलेटेड पार्टी मतलब क्या, जब कंपनी क्या कर रही है, मोर देन 50% शेयर कैपिटल होल्ड करिए, या फिर कंपनी एसोसिएट है, या फिर जॉइंट वेंचर है, या फिर की मैनेजमेंट पर्सन एंड रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सन, क्या कहलाते हैं, रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं। अब फॉलोइंग आर द पर्सन नॉट डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी। मतलब कुछ ऐसे पर्सन है वो रिलेटेड पार्टी कहलाते नहीं है। कौन से? कॉमन वन डायरेक्टर बिटवीन टू कंपनीज। दो कंपनी में एक कॉमन डायरेक्टर है तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाता। अब फॉलोइंग आर दी पार्टीज विच डील्स विद द इंटरप्राइजेस, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियंस और हाँ देखिए, अब कुछ ऐसे पर्सन है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ तो वो रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाते। जैसे कि प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, जैसे बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कंपनी के साथ और फाइनेंस कुछ लोन प्रोवाइड किया तो ये रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाता। ट्रेड यूनियंस मतलब एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना, जैसे कुछ एक्ट रहता है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए, इम्प्रूव करने के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ट्रेड यूनियन के साथ वो नहीं कहलाता। अब थर्ड चीज, पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज मतलब ना, जैसे आपके घर में पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पब्लिक यूटिलिटीज़ के साथ वो भी रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसी, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एजेंसी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन आपको समझना जरूरी है। जैसे कि कंट्रोल मतलब क्या, कंट्रोल मीन्स कंट्रोल द ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन वन ऑफ वोटिंग पावर ऑफ इंटरप्राइजेस और लाइक होल्डिंग कंपनी। जैसे क्या होता है ना, कंट्रोल मतलब क्या करना, शेयर्स को होल्ड करना मोर देन 50%, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। जैसे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी वही है। कंट्रोल मीन्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या, मतलब 15 डायरेक्टर हैं तो 15 डायरेक्टर में से हम 12 डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर को कंट्रोल करना, उसे ही हम क्या करते हैं, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं और वो कंट्रोल कहा जाता है। कंट्रोल मीन्स सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स ओन। कंट्रोल मीन्स कंपनी हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर। कंट्रोल मतलब क्या, कंपनी का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स ओन 20% और मोर इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर ऑफ इंटरप्राइजेस। मतलब क्या, कंपनी में ना 20% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करना, उसी हम क्या करते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहते हैं।
तो यही कुछ चीज़ें थी। अब आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, ये सब लिखना है। स्टेप नंबर 2 बिना देखे इसे बोलना है। और स्टेप नंबर 3 बिना देखे लिखना है। अब इन 3 स्टेप करने के बाद मेरे साथ इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत ईजी जाएंगे। और मैक्सिमम आपके लिए बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आपके लिए 2 आवर्स में एक चैप्टर कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप में कुछ फॉल्ट है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राधे दोस्तों, आज हम इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो रीडिंग करते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है देखिए, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केस एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। आपको क्या करना है, रिलेटेड पार्टीज कौन सी है वो आपको बताना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। तो फर्स्ट क्या है, ए एल टी डी होल्ड 51% ऑफ बी एल टी डी। मतलब ए एल टी ने क्या किया, बी एल टी डी में 51% का शेयर्स होल्ड कर दिया। फिर उसके बाद बी एल टी डी होल्ड्स 51% ऑफ ओ एल टी डी। मतलब बी एल टी डी ने 51% शेयर कैपिटल होल्ड कर दिया ओ एल टी डी में। जेड एल टी डी होल्ड्स 49% ऑफ ओ एल टी डी। मतलब ओ एल टी डी का 49% शेयर कैपिटल होल्ड किया है जेड एल टी डी ने। तो यहां से भी आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। बट एज अ फॉर्मेलिटी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी टॉपिक है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये एलटीडी ने 51% हेल्ड किया बी एलटीडी का। वही बी एलटीडी ने क्या किया, 51% शेयर कैपिटल हेल्ड किया ओ एलटीडी का। अब जेड एलटीडी ने ना 49% शेयर्स हेल्ड कर दिया ओ एलटीडी का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रिलेटेड पार्टीज निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, ठीक है, रिलेटेड पार्टीज ऑफ किसका, ए एलटीडी। अब ए एलटीडी के रिलेटेड पार्टीज कौन से है। तो सबसे पहले देखिए, ये एलटीडी ने शेयर्स हेल्ड कर दिया बी एलटीडी ने, यानी कि यहाँ सब्सिडी कंपनी बन गई। बी एलटीडी सब्सिडी कंपनी बन गई ए एलटीडी के। तो मैं यहाँ लिखूँगा बी एलटीडी। उसके बाद ये तो सब्सिडी है ये एलटीडी की, तो सब्सिडी ने क्या किया, वो एलटीडी के शेयर्स होल्ड कर दिए। मतलब ये भी सब सब्सिडी बन गई ये एलटीडी की। समझ रहे हैं आप, ये ना सब सब्सिडी बन गई ये एलटीडी की। तो मैं यहाँ लिखूँगा ओ एलटीडी, ठीक है। तो 2 पार्टीज हो गए रिलेटेड ये एलटीडी के। अब बी एलटीडी के कौन से रिलेटेड पार्टीज है वो निकालना है। जैसे कि बी, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, इसने हेल्ड किया है शेयर्स, तो ये तो बन जाएगी ये एलटीडी। उसके बाद बी एलटीडी ने शेयर्स होल्ड किया है ओ एलटीडी में, यानी कि ये क्या बन जाएगी, ओ एलटीडी सब्सिडी बन गई बी एलटीडी की, तो बी एलटीडी। उसके बाद यहाँ ना ओ एलटीडी ने जेड एलटीडी में शेयर्स होल्ड नहीं किए हैं, तो जेड एलटीडी या फिर ओ एलटीडी रिलेटेड पार्टीज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ओ एलटीडी ने थोड़ी शेयर्स हेल्ड किए हैं बी जेड एलटीडी के, ठीक है। तो 2 पार्टीज होगी। उसके बाद ओ एलटीडी, ओ एलटीडी में देखिए सीधी सी बात है, क्या है, ए ने होल्ड किया है बी में, बी ने किया है ओ में। मतलब ना ये क्या बन जाएगी, ये सब सब्सिडी बन गई और ये होल्डिंग कंपनी बन गई ओ एलटीडी की, ठीक है। तो कौन सा आएगा, ए एलटीडी, बी एलटीडी। उसके बाद ओ में ना जेड ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है मनी, तो जेड एलटीडी। उसके बाद बचा क्या, जेड एलटीडी। अब जेड लिमिटेड में ना जेड ने क्या है, सिर्फ इन्वेस्ट किया है ओ एलटीडी में,
तो सिर्फ ओ एल टी डी उसकी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टीज बन जाएगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फालतू है। अब ना इलस्ट्रेशन 2 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 2 की रीडिंग करते हैं। नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। वेदर सी एल टी डी इज ट्रीटेड एज अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 एज अ पार्टी रिलेटेड टू ए एल टी डी। मतलब सीधा सा ए मतलब है कि हमें बताना है कि ये एल टी डी एंड सी एल टी डी ए रिलेटेड पार्टी है क्या, वो बताना है। तो हमें सबसे पहले केस लॉ समझना पड़ेगा। ये एल टी डी ए लिमिटेड हैज 60% वोटिंग राइट इन बी लिमिटेड। ये लिमिटेड ने क्या किया, 60% वोटिंग राइट होल्ड किया बी लिमिटेड में। ये लिमिटेड हैज 22% वोटिंग राइट इन सी लिमिटेड। ये ने क्या किया, 22% वोटिंग राइट होल्ड कर दिया सी लिमिटेड में। बी लिमिटेड हैज 30% वोटिंग राइट इन सी लिमिटेड। बी ने क्या किया, 30% वोटिंग राइट होल्ड कर दिया सी लिमिटेड में। तो यहां देखिए हमें क्या बताना है, ये लिमिटेड एंड सी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है क्या। सीधा सा मतलब है। कैसे, क्योंकि ये लिमिटेड ना 22% वोटिंग राइट होल्ड किया है, यानी कि मोर देन 20% जब भी कंपनी होल्ड करती है अनदर कंपनी में, तो उसे हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। तो यहाँ वो क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। तो वही हमें लिखना है, यस इन रिलेशन टू ए लिमिटेड C Limited is a related party under the accounting standard 18. This is because A Limited indirectly controls C Limited. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है इनडायरेक्टली कंट्रोल। यहां देखिए, यहां ना ये लिमिटेड ना बी, ये लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड में ना 60% राइट होल्ड कर दिया, यानी कि ये सब्सिडी बन गई। ठीक है, बी लिमिटेड सब्सिडी बन गई ए लिमिटेड की। अब बी ने क्या किया, 30% वोटिंग राइट होल्ड कर दिया सी लिमिटेड में। ठीक है, 30% वोटिंग राइट। तो ना इनडायरेक्टली ये ने 30% होल्ड कर दिया, ये ने 30% होल्ड कर दिया इनडायरेक्टली। ये 30% बन गया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बी ने क्या किया, हाँ 30%, ए ने क्या किया 22, यानी कि 30 प्लस 22 कितने बन जाएंगे 52, यानी कि इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो सीधा सा ये मतलब है कि ये ने क्या किया, 22% वोटिंग राइट होल्ड कर दिया सी लिमिटेड में, यानी कि वो क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। तो इसी कारण वो रिलेटेड पार्टी है अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। ठीक है, वही बोला है। अब इलिस्ट्रेशन 3 की तरफ चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 3 की रीडिंग करते हैं। तो हम एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले समझते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए लास्ट में क्या बोला है, द क्वेश्चन इज वेदर जे लिमिटेड is to be treated under accounting standard 18 as a party related to X limited। मतलब हमें बताना है कि जेड लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी है क्या, ये बताना है। तो वो समझने के लिए हमें सबसे पहले केस लॉ समझना पड़ेगा क्या है। कंसीडर अ सिनारियो वेयरइन एक्स लिमिटेड होल्ड्स 28% वोटिंग राइट इन वाई लिमिटेड। एक्स क्या कर रहा है, 28% शेयर्स होल्ड कर रहा है वाई लिमिटेड में। तो वाई लिमिटेड क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी बन जाएगी एक्स लिमिटेड की। सेकंड, वाई लिमिटेड होल्ड्स 32% वोटिंग राइट इन जेड लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने क्या किया, 32% शेयर्स होल्ड कर दिया जेड लिमिटेड में। मतलब जेड लिमिटेड क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी बन जाएगी वाई लिमिटेड की। अब वही डायग्राम में दिया है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है, वाई लिमिटेड क्या है, सब्सिडी है एक्स की, और जेड लिमिटेड सब्सिडी है वाई लिमिटेड की। तो हमें बताना है कि एक्स और जेड लिमिटेड दोनों रिलेटेड पार्टी है क्या। देखिए एसोसिएट एंड एसोसिएट, मतलब एसोसिएट कंपनी की एसोसिएट कंपनी वो
कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं बन सकती। ठीक है, सीधा सा मतलब है। ठीक है, मतलब फिर से बताता हूँ, एसोसिएट कंपनी की एसोसिएट कंपनी कभी भी रिलेटेड पार्टी बन नहीं सकती। अब आंसर में भी वही बताया है। अब आंसर के जो ऊपर का डाटा है ना, वही बताया है जो मैंने अभी कहा ना आपको, कौन एसोसिएट है, कौन एसोसिएट है, कौन नहीं, वही है डाटा। अब आंसर पढ़ते हैं। नो, इन रिलेशन टू एक्स लिमिटेड, जेड लिमिटेड इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी because as per the requirement of accounting standard 18, associate of associate is not a related party। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आगे की इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 5 की रीडिंग करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। गिवन अ अबोव स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फॉर ईच ऑफ दी अबोव एंटिटी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। आपको क्या करना है, जो सारी कंपनी है तो सारी कंपनी के कौन कौन रिलेटेड पार्टी हो सकता है वो निकालना है। ठीक है, अब केस लॉ समझते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलेटेड टू यूएच लिमिटेड, द अल्टीमेट पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रुप, वेर इन यूएच लिमिटेड हैज फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। जो यूएच लिमिटेड है उसके कुछ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन टू ऑफ होली ओन सब्सिडी, सब ओन एंड सब टू। यहाँ नीचे दिया है, ये यूएच लिमिटेड है, उसने होल्ड किया है सब वन एंड सब टू। ये दोनों क्या है, ओन सब्सिडी है। ओन सब्सिडी है क्योंकि उसने 100% शेयर होल्ड किया है। इन्वेस्टमेंट इन JC1 विच यूएच लिमिटेड हैज ज्वाइंट कंट्रोल। उसमें उसने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज ज्वाइंट कंट्रोल। यहाँ डायग्राम में दिया है ज्वाइंट कंट्रोल, दैट इज JC1 कंपनी। 20% इन्वेस्टमेंट इन AS1, दैट इज एसोसिएट ऑफ यूएस लिमिटेड। उसने क्या किया, 20% इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज वो क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी बन गई। तो आपको ये डायग्राम की मदद से बताना है कि कौन से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बार शुरुआत करते हैं यूएच लिमिटेड से। अब यूएच लिमिटेड, अब रिलेटेड पार्टी कौन से बन सकता है, तो कंपेयर करिए। उसने क्या किया है, 100% ओन किया है सब वन में, तो सब वन क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। उसके बाद सब टू में भी सेम, उसने 100% ओन किया है तो सब टू भी सब्सिडी बन गई। तीसरा है JC1, उसने क्या किया है, 100% शेयर्स ओन किया है तो JC1 बन गई रिलेटेड पार्टी ऑफ यूएस लिमिटेड। देन आफ्टर AS1, उसने क्या किया है, 28% शेयर होल्ड किया है तो वो भी रिलेटेड पार्टी बन गई। ठीक है, अब यूएस लिमिटेड के कौन से रिलेटेड पार्टी बन गए, ऑलमोस्ट सारे सारे, दैट इज सब वन, सब टू, JC1, AS1। अब सब वन का कौन रिलेटेड पार्टी हो सकता है, सब वन का, सब वन का कौन बन सकता है। देखिए, अब आपको ना एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, वो क्या है, सिस्टम कंसर्न। सिस्टम कंसर्न मतलब क्या, सिस्टम कंसर्न मतलब जब भी होल्डिंग कंपनी हैज मोर देन टू हैज अ सब्सिडी कंपनी, देन सब्सिडी कंपनी टू ईच अदर इज कॉल्ड सिस्टम कंसर्न। मतलब एक होल्डिंग की कंपनी के बहुत सारे सब्सिडी कंपनी है, तो जो सब्सिडी कंपनी टू ईच अदर क्या कहलाएंगे, सिस्टम कंसर्न कहलाएंगे, मतलब बहन कहलाएंगे सीधे से भाषा में। तो यहाँ देखिए सब्सिडी कंपनी क्या है, यूएस लिमिटेड की सब टू एक है, तो सब वन के रिलेटेड पार्टी कौन बन जाएगी, यूएस लिमिटेड एक बन जाएगा, उसके बाद सब टू एक बन जाएगा। ठीक है, अब सब वन का तो बात खत्म हो गई। अब सब टू की, अब सब टू में भी सेम, उसकी सिस्टम कंसर्न कौन है, सब वन एक है और होल्डिंग कंपनी कौन है, यूएस लिमिटेड एक है। ठीक है, हो गई बात खत्म।
अब JC1 कंपनी का रिलेटेड पार्टी कौन हो सकता है? JC1 कंपनी क्या है, उसने यूएच लिमिटेड ने ज्वाइंटली कंट्रोल किया है, सिर्फ ज्वाइंटली किया है, तो बात उसी तक सीमित है। ठीक है, तो JC1 का रिलेटेड पार्टी सिर्फ यूएच लिमिटेड बन जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ कुछ सिस्टर कंसर्न है क्या? नहीं है। अब ASS1, अब यहाँ क्या है, ये एसोसिएट कंपनी है, तो इसकी भी बात सिर्फ एसोसिएट कंपनी तक ही सीमित रहेगी, तो इसका रिलेटेड पार्टी कौन बन जाएगा? यूएच लिमिटेड। ठीक है, अब फिर से बताता हूं, सारे यूएच लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी कौन है? ऑलमोस्ट सारे सारे। ठीक है, अब सब वन कंपनी के रिलेटेड पार्टी कौन कौन से है? उसकी सिस्टर कंसर्न यानी कि सब टू और होल्डिंग कंपनी, दैट इज यूएस लिमिटेड। अब JC1 कंपनी का रिलेटेड पार्टी कौन कौन है? जिसने होल्ड किया है, दैट इज यूएस लिमिटेड। अब ASS1 का रिलेटेड पार्टी कौन है? जिसने शेयर्स होल्ड किया है, दैट इज यूएस लिमिटेड। तो यही आपका आंसर था। एक बार आंसर दिखाता हूँ, बहुत ही फालतू है। देखिए, यूएस लिमिटेड के क्या है? ऑल फोर इंटाइटीज। सब वन के क्या है? ओनली टू इंटाइटीज, यूएच एंड सब टू, दैट इज सब टू मतलब सिस्टर कंसर्न। सब टू की क्या है? ओनली टू ऑफ द इंटाइटीज इन ग्रुप, दैट इज होल्डिंग कंपनी या सिस्टम कंसर्न। अब JC1 में जिसने होल्ड किया है, दैट इज यूएच लिमिटेड। ASS, दैट इज जिसने होल्ड किया है एज अ 28% शेयर्स होल्ड किया है, दैट इज यूएच लिमिटेड। तो यही आपका आंसर था। अब इलस्ट्रेशन आगे की तरफ चलते हैं। अब इलस्ट्रेशन 6 की रीडिंग करते हैं। कंसिडर अ सिनारो वेयर इन, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। डिटरमाइन वेदर एनडी यानी कि स्पाउस ऑफ रॉबर्ट इज रिलेटेड पार्टी टू PLTD अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। हमें क्या बताना है कि जो रॉबर्ट है उसकी पत्नी रिलेटेड पार्टी है क्या, कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है क्या, वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। हमें ये तो पता चला कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, तो केस लॉ पढ़ते हैं। मिस्टर रॉबर्ट होल्ड 70% शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स इन P लिमिटेड। रॉबर्ट क्या कर रहा है? उसने हेल्ड किया है 70% स्टेक लिया है कंपनी में, यानी कि P लिमिटेड में होल्ड किया है। एंड हैज कंट्रोल, यहाँ देखिए कंट्रोल मतलब जब भी कोई पर्सन मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करता है कंपनी में, तो जो भी उसका रिलेटिव है वो भी क्या कंसिडर होता है? रिलेटेड पार्टी कहलाता है। यानी कि यहाँ देखिए उसने क्या किया है? मोर देन 50% कर रहा है, यानी कि उस कंपनी पर उसका कंट्रोल है, तो उसका जो रिलेटिव है वो भी क्या बन जाएगा? रिलेटेड पार्टी बन जाएगा कंपनी के लिए। तो पत्नी तो रिलेटेड पार्टी में आती है ना भाई। ठीक है, तो ये रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। ठीक है, यही आंसर है। अब आंसर रीड करते हैं। Yes, ND is related party to P Limited in view of requirement of Accounting Standard 18. It may be recalled that under Accounting Standard 18, relative of individual owning interest in a voting power of reporting enterprise that is gives them control or scientific influence over the enterprise asset. वही है। अब यहाँ ना कुछ लैंग्वेज यूज किया है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि कंट्रोल में विच इज अ पर्सन क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस द वोटिंग राइट्स, इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपनी में, तो उसका जो रिलेटिव है वो भी कहलाएगा रिलेटेड पार्टीज। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो की मैनेजर पर्सन है और उसका रिलेटिव है वो भी क्या कहलाएगा? रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। ये दो तीन सेंटेंस वहां लिख के आ जाना, आराम से मार्क लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 की रीडिंग करते हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले समझते हैं। वेदर एंड डी is to be identified as a related party at the year end date 31st March 22 for the purpose of accounting standard 18। हमें बताना है कि एनडी है ना, वो रिलेटेड पार्टी है क्या 31 मार्च 22 को? रिलेटेड पार्टी है क्या, वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा केस लॉ क्या है। ठीक है, तो केस लॉ रीड करते हैं। देखिए ये ऊपर ना केस लॉ दिया है, और केस लॉ जो बोल रहा है वो नीचे फॉर्मेट में दिया है। तो हम क्या करेंगे? पहले लाइन रीड करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट की मदद से समझेंगे। मिस्टर रॉबर्ट इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ P लिमिटेड। वो क्या है? एमडी है किसका?
पी लिमिटेड का एमडी है मिस्टर रॉबर्ट। एंडी स्पाउस ऑफ रॉबर्ट रिसीव्ड अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹5 lakhs फ्रॉम पी लिमिटेड फॉर द सर्विस शी रेंडर्ड टू पी लिमिटेड फॉर द पीरियड 1 April 21 थ्रू 30 June 21। अब ये एंडी कौन है? रॉबर्ट की पत्नी है। और वो क्या कर रही है? रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी रिसीव कर रही है पी लिमिटेड से। कब तक रिसीव कर रही है? 1 April 21 से लेके 30 June 21 तक ही वो रिसीव कर रही है सैलरी। उसके बाद उसने क्या किया? जॉब को छोड़ दिया। अब नीचे क्या है? एंडी लेफ्ट द सर्विस पी लिमिटेड ऑन 1 July 21। उसने जॉब छोड़ दिया। कंसीडर 31 March 22 एज ईयर एंड। मतलब हमें क्या बताना है? कि हमें बताना है कि उसने तो जॉब छोड़ दिया जुलाई 21 को, ठीक है। अब 31 March 22 को हमें बताना है कि वो रिलेटेड पार्टी है क्या। अब ये सैलरी को गोली मारो। यहाँ देखो एंडी कौन है, थोड़ा नजर घुमाओ। वो क्या है? पत्नी है। किसकी? रॉबर्ट की। और रॉबर्ट क्या है? वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब की मैनेजर पर्सनल। अगर की मैनेजर पर्सनल और उसका रिलेटिव क्या कहलाता है? रिलेटेड पार्टी ऑफ कंपनी, वो रिलेटेड पार्टी कहलाता है। तो यहाँ सीधा सा मतलब है कि ना, एनडी है ना, वो रिलेटेड पार्टी है किसकी? की मैनेजर पर्सनल की। तो यहाँ वो क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अब आंसर देखते हैं क्या है। देखिए, yes, because as per the accounting standard 18, parties are considered to be relative if any time during the reporting period one party has ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial or operation decision। वही बता रहा है, अगर कोई पर्सन क्या करता है? कंट्रोल करता है किसी इंटरप्राइजेस को, तो वो कहलाता है रिलेटेड पार्टी। यानी कि जो रॉबर्ट है वो रिलेटेड पार्टी है। अब उसके नीचे वही बोला है, hence ND being a spouse and relative of key management personnel of P Limited needs to be reported as a related party at the year end date. This is because the remuneration ND received from P Limited for the period 30 June 21 falls within the reporting। कुछ नहीं रे, वही है, रिलेटेड पार्टी है। और इतना इसको मत ध्यान दो, वही बोलो क्या है? वो किसकी है? रिलेटिव है की मैनेजर पर्सनल की। तो वो क्या बन जाएगी? रिलेटेड पार्टी ऑफ पी लिमिटेड बन जाएंगी। वही है, सीधा सा सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, इलस्ट्रेशन 8 की रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले समझते हैं, उसके बाद केस लॉ रीड करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 यूके बैंक इज रिलेटेड पार्टी टू पी लिमिटेड। हमें बताना है कि बैंक ना रिलेटेड पार्टी है क्या पी लिमिटेड से, मतलब रिलेटेड पार्टी है क्या वो बताना है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा केस लॉ क्या है। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या दिया है? डाटा दिया है, उसी के नीचे डायग्राम फॉर्म में दिया है। अब क्या करेंगे? रीड करेंगे और डायग्राम की मदद से समझेंगे। कंसीडर अ सिनारो वेरिन यूके बैंक होल्ड 23% इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स इन पी लिमिटेड। बैंक ने क्या किया है? 23% शेयर्स होल्ड किया है पी लिमिटेड में। यहाँ होल्ड किया है 23%। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द बैंक हैज प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹20 million टू पी लिमिटेड एट मार्केट इंटरेस्ट रेट। बैंक ने क्या है? पी लिमिटेड को लोन प्रोवाइड किया है। अब उसका भी देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, प्रोवाइड 20 million लोन टू पी लिमिटेड as per the terms and condition of loan agreement. The bank has appointed one person as a nominee to the board of director of P Limited, and any major transaction to be entered into by P Limited will be require the consent of bank। मतलब यहाँ दो चीजें हैं, क्या है? बैंक ने क्या किया है? 23% शेयर्स होल्ड किया है, उसके बाद लोन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ रिलेटेड पार्टी है क्या? देखिए आपको कौन से पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले लिखना है
कौन से पर्सन रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते, जैसे कि फाइनेंस प्रोवाइडर, जैसे कि ट्रेड यूनियंस, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर ये पर्सन किसी भी एंटाइटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाती नहीं है। बट अगर वो मोर देन दी 20% इंटरेस्ट यानी कि शेयर्स हेल्ड करते हैं एनी अदर एंटाइटी में, तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाती है। मतलब यहाँ देखिए दो चीजें हैं। उसने क्या किया है, 23% शेयर्स होल्ड किया है बैंक ने पी लिमिटेड में। मतलब यहाँ ये पी लिमिटेड क्या बन गई, एसोसिएट कंपनी बन गई, यानी कि यहाँ रिलेटेड पार्टी हो चुकी है, हो चुकी है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, लोन प्रोवाइड किया है। अब यहाँ लोन प्रोवाइड भले ही किया हो, फाइनेंस भले ही प्रोवाइड किया हो, बट उसने इंटरेस्ट होल्ड किया है कितना, मोर देन 20%, तो वो एसोसिएट कंपनी बन गई और यहाँ वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। अब आंसर रीडिंग करते हैं। In the instance case, the UK bank holder 23% shares with voting right in P Limited and hence is deemed to exercise significant influence over P Limited। मतलब वो क्या कर रही है, एक इन्फ्लुएंस बना रही है कंपनी पर। The bank is also provider of finance of P Limited and as per the accounting standard 18, parties like provider of finance are deemed not to be considered as related party in the course of normal dealing with enterprises by virtue only of those dealings। However, exemption will not available, exemption available नहीं है। कब, bank in this case signs exercise significant influence over P Limited holding 23%, मतलब होल्ड करिए मोर देन 20%, तो ये जो एग्जामिशन है वो अवेलेबल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू पी लिमिटेड, बैंक इज रिलेटेड पार्टी एंड इट विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शन विद यूके बैंक इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 9 के रीडिंग करते हैं। उससे पहले हम नीचे देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। डिटरमाइन वेदर, क्या बोला है, determine whether transaction for the entire year ending on 31st March 22 is required to be disclosed under accounting standard 18 as a related party transaction। क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं 31 मार्च 22 के ईयर में वो हम डिस्क्लोज करें क्या एज ए रिलेटेड पार्टी। ठीक है, फिर से बताता हूँ, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं 31 मार्च 22 के ईयर में वो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या एज ए रिलेटेड पार्टी। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। देखिए ऊपर ऊपर क्या दिया है, थ्योरी दिया है, उसके जस्ट नीचे डायग्राम फॉर्म में दिया है। P Limited holder 22% shares and voting rights in Q Limited and hence Q Limited is an associate company। सीधी सी बात है, अगर मोर देन 20% में होल्ड करता हो तो एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ क्या है, Q Limited क्या है, एसोसिएट कंपनी है P Limited की। ठीक है, यहाँ देखिए होल्ड किया है, सब डायग्राम में दिया है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑन 1 अप्रैल 21 P Ltd sold certain goods to Q Limited amounting to rupees 5 lakhs। अब 1 अप्रैल 21 में क्या किया, पी लिमिटेड ने कुछ गुड्स सोल्ड किया। कोई बात नहीं, कर लेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑन 30 जून 21 P Limited sold it entire 22% stake in Q Limited, hence related party relationship ceased to exist after 30 जून 21। मतलब ना P Limited ने क्या किया, कब किया, देखिए ऑन 30 जून, यहाँ देखिए ऑन 30 जून में ना उसने क्या किया, उसका जो स्टेक था दैट इज 22%, उसने वो सारा सोल्ड कर दिया। मतलब उसके बाद वो एसोसिएट कंपनी नहीं रही क्योंकि उसने सारा स्टेक सोल्ड कर दिया। आगे की तरफ चलते हैं। कंसिडर ऑन 31st, हाउयर P Limited continue supply goods to Q Limited subsequent on to 30 June 21 just like any other customer and sold goods worth rupees 15 lakhs during 9-month period ended 31st March 22। अब यहाँ क्या बोला है, उसके बाद वो क्या कर रही है, एज अ कस्टमर जैसे वो सप्लाई कर रहा है गुड्स को, और गुड्स की वर्थ कितनी है
15 lakhs की है ड्यूरिंग 9 months में, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है देखिए, अब हमें क्या करना है, वो डिस्क्लोज करना चाहिए क्या नहीं, तो सीधी सी बात है, फर्स्ट ईयर से लेके, सॉरी, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके तब तक, तब तक यानी कि जब तक हम सोल्ड नहीं करते स्टेक, तब तक हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट कब कब कर रहा है, 1 अप्रैल से लेके, यहाँ देखिए 1 अप्रैल 21 से लेके कब तक कर रहा है, एक मिनट, हाँ, 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून तक रिलेटेड पार्टी है। उसके बाद उसने क्या किया है, जो अपना स्टेक था वो सोल्ड किया है। तो हमें ना जो जो ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल 21 से लेके 30 जून 21 के बीच में जो जो हुआ है ट्रांजेक्शन, वो सिर्फ हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सारा जो स्टेक है अपना सोल्ड किया है, उसकी वजह से वो रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही करना है। अब आंसर देखते क्या है। नो, देखिए नो, डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या, नहीं। दिस इज बिकॉज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर द स्टैंडर्ड रिलेटेड ओनली टू द पीरियड ड्यूरिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट। जब तक रिलेटेड पार्टी का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक हमें डिस्क्लोज करना है। अकॉर्डिंगली द ओनली ट्रांजेक्शन बिटवीन P लिमिटेड एंड Q लिमिटेड till 30 June 21 सेल ऑफ द गुड्स वर्थ ₹5 lakhs आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड डिस्क्लोजर। सिर्फ 5 लाख का डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। जो 15 लाख का है वो कब हुआ है, आफ्टर 30 जून हुआ है। देखिए 15 लाख कब हुआ है, आफ्टर 30 जून, ठीक है। तो वो हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या, नहीं है। ट्रांजेक्शन entered into after 30 June 21 are not required to disclose under accounting standard 18, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 10 की रीडिंग करते हैं। लास्ट में देखते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इज द चीफ अकाउंटेंट इज करेक्ट, मतलब हमें क्या बताना है, जो चीफ अकाउंटेंट बोल रहा है वो करेक्ट है क्या नहीं है। अब केस लॉ में ढूंढेंगे कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। नर्मदा एलटीडी सोल्ड गुड्स फॉर ₹90 lakhs टू गंगा लिमिटेड। अब यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक मिनट, डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या है, अब ये नर्मदा है, उसने क्या किया है, गुड सोल्ड किया है किसको, गंगा लिमिटेड को। कितना किया है, 90 लाख का उसने सोल्ड किया है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा एलटीडी ओन्स 100% शेयर्स ऑफ गंगा लिमिटेड। अब जो इसका ईएमडी है ना, ईएमडी वो क्या कर रहा है, 100% शेयर्स ओन करता है किसके, गंगा लिमिटेड के 100%, मतलब वही ओनर है ऐसा समझो। फिर से बताता हूँ, नर्मदा एलटीडी ने क्या किया, गंगा लिमिटेड को गुड सोल्ड किया 90 लाख के। उसके बाद जो नर्मदा का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्या कर रहा है, जो गंगा लिमिटेड है ना उसमें उसका स्टेक 100% है। द सेल वेर मेड टू गंगा लिमिटेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस बाय नर्मदा एलटीडी। The chief accountant of Narmada Ltd contends that this sale need not to be required different treatment from the other sale made by the company and his no disclosure is necessary as per the accounting standard. Is the chief accountant correct? मतलब जो चीफ अकाउंटेंट वो क्या बोल रहा है, इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है ऐसा बोल रहा है। बट यहाँ जरूरी है, क्योंकि ना यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर है। जिससे रिलेटेड पार्टी किसे कहा जाता है, की मैनेजर पर्सनल या फिर रिलेटिव ऑफ की मैनेजर पर्सनल, उसे रिलेटेड पार्टी कहा जाता है। अब यहाँ ना वो ओनर है, खुद ही ओनर है, जो गंगा लिमिटेड है ना उसका वो खुद ही ओनर है, ठीक है। तो वो तो रिलेटेड पार्टी बन गई ना। तो यहाँ नर्मदा प्लस गंगा लिमिटेड दोनों भी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले कंट्रोल मतलब क्या होता है वो लिखेंगे, उसके बाद जो भी केस लाए उसको छाप देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 disclosure enterprise over which key management personnel is able to exercise significant influence are related parties. This includes
enterprise owned by director, a major shareholder, reporting enterprises and enterprise that have member of key management. In the given concern, Narmada and Bengal Limited are related party. देखिए दोनों भी क्या है, related party है. And hence disclosure of transaction between the required है. Disclosure क्या है, required है, irrespective of whether the transaction done and normal selling price. So normal selling price या above price, मुझे क्या लेना देना, मुझे यहाँ क्या समझ रहा है कि रिलेटेड पार्टी है तो ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो जो कंटेंशन है चीफ अकाउंटेंट का वो क्या है, रॉन्ग है. ठीक है. अब ऐसा मत समझना कि यार जो हमारी लैंग्वेज है और जो बुक की लैंग्वेज है वो सेम टू सेम होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप सिर्फ उसका क्या है, यहाँ क्या क्या आप लिखोगे. सबसे पहला पॉइंट, की मैनेजमेंट पर्सन कंट्रोल क्या होता है, ये दो बातें लिखोगे. उसके बाद क्या हुआ है वो लिखोगे और कंटेंशन रॉन्ग है वो लिखोगे. आराम से आंसर आ जाएंगे, आराम से. क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना 72 आए हैं मेरे मार्क अकाउंट में, एडवांस अकाउंट में. तो मैं इतना डिटेल में नहीं लिखता भाई, सेम टू सेम नहीं लिखता, कट टू कट बट पॉइंट टू पॉइंट ऐसा लिखो. ठीक है, आराम से आंसर आ जाएंगे. और एक खास बात, मैंने ना 93 मार्क अटेम्प्ट किया था तो मुझे मिले 72, यानी कि सिर्फ 21 मार्क मेरे गलत हुए, मतलब 21 मार्क का मैंने गलत लिखा. ठीक है, तो ऐसा आप करो, आराम से आंसर आ जाएंगे और एडवांस अकाउंट बहुत इजी जाएगा. अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 की रीडिंग करते हैं. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं. क्या बोला है, शुड द रिलेटिव आइडेंटिफाइड एज एट क्लोजिंग डेट 31 मार्च 22 फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड 18. इतना कुछ समझ नहीं आया बट केस लॉ समझते हैं क्या है. ठीक है, तो यहाँ मैं डायग्राम भी बना देता हूँ. यार ये ऐप ना बहुत खराब है. ठीक है, हाँ यहाँ डायग्राम भी बना सकता हूँ. मिस्टर राज, रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल. रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सन मतलब रिलेटेड पार्टी. यहाँ सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ के मुझे समझ में आया कि राज क्या है, रिलेटेड पार्टी है. ठीक है, जो भी कंपनी है उसका रिलेटेड पार्टी है. सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ के मुझे समझ आया. रिसीव्ड अ रेम्युनरेशन ऑफ 2,50,000 फॉर द सर्विस इन द कंपनी फॉर द पीरियड 1st April 21 to 31st March 21, सॉरी 31st June 21. मतलब 1/4 से लेके वो क्या कर रहा है 30 जून तक वो रेम्युनरेशन रिसीव कर रहा है, यानी कि सैलरी रिसीव कर रहा है. ऑन 1st July 21 ही लेफ्ट द सर्विस. उसके बाद उसने जॉब छोड़ दी. अब मुझे बताओ, जो ये ट्रांजेक्शन है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या. ठीक है, तो एक बात बताओ, जो रिलेटिव होता है की मैनेजमेंट पर्सन वो क्या कहलाता है, रिलेटेड पार्टी. तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, भले ही वो कंपनी में रहा नहीं रहा, मुझे क्या लेना देना, मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो यही आपको आंसर में लिखना है. ठीक है, अब आंसर देखते हैं. आंसर कहाँ गया भाई, अरे ऐप ना साला क्या बताए तुझे, दिमाग खराब करना है. हाँ यहाँ है आंसर, देखें. According to Accounting Standard 18, related party disclosure, parties are considered to be related if at any time during the reporting period one party has ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making a financial or operation decision. कुछ नहीं बोला रे, आपको यहाँ डेफिनेशन बोला है कि कंट्रोल किसे कहता है, कंट्रोल किसे कहा जाता है, जो कि मैंने लिख कर दिया है. कंट्रोल किसे कहा जाता है, मतलब अगर पर्सन की एबिलिटी है कि वो साइनिफिकेंट इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर रहा है ओवर द अदर पार्टी, तो उसे कंट्रोल कहा जाता है. हिंस मिस्टर राज इज अ रिलेटिव. अब यहाँ देखिए मिस्टर राज क्या है, रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल शुड बी आइडेंटिफाइड एज रिलेटेड पार्टी फॉर द डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22. वो रिलेटेड है, रिलेटेड पार्टी है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, भले ही उसने जॉब छोड़ा हो. ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 की रीडिंग करते हैं. अब यहाँ नीचे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. डिसाइड वेदर ट्रांजेक्शन ऑफ इंटायर ईयर हैव टू बी डिस्क्लोज एज रिलेटेड पार्टी. हमें क्या बताना है कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं पूरे साल में वो डिस्क्लोज करने की जरूरत है क्या. अब केस लॉ पढ़ते हैं और उससे समझते हैं कि क्या क्या हुआ है.
एक्स एलटीडी सोल्ड गुड्स टू एसोसिएट कंपनी। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, अपनी जो एसोसिएट है उसको कुछ गुड्स सोल्ड किया ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 21, मतलब फर्स्ट ईयर के क्वार्टर में कुछ गुड्स सोल्ड किया। आफ्टर दैट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज्ड टू एग्जिस्ट, मतलब फर्स्ट क्वार्टर होने के बाद जो रिलेटेड जो एसोसिएट कंपनी का जो रिलेशनशिप था खत्म हो गया, यानी कि उसने सारे शेयर्स सोल्ड कर दिए। फिर से बताता हूँ, फर्स्ट क्वार्टर में कुछ गुड्स सोल्ड किया, उसके बाद रिलेशनशिप था ना जो एसोसिएट कंपनी का वो खत्म हो चुका, मतलब एक्स एलटीडी ने जितने भी शेयर्स होल्ड किए थे उसने सारे सोल्ड कर दिए। ठीक है, इसका ये मतलब है। हाउएवर गुड्स वेयर सप्लाइड एज वेयर सप्लाइड टू एनी अदर ऑर्डिनरी कस्टमर, उसके बाद उसने सोल्ड किया गुड्स बट एज अ सप्लायर, एज अ कस्टमर जैसे सप्लाई करते वैसे। अब रिलेशनशिप तो नहीं है एज अ एसोसिएट कंपनी। डिसाइड वेदर ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरनेट हैव टू बी डिस्क्लोज, तो हमें बताना है कि जो ट्रांजेक्शन पूरे साल में हो चुका है वो डिस्क्लोज करना है क्या, नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें डिस्क्लोज तब तक करना है जब तक एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट है, तब तक। अब यहाँ ना फर्स्ट क्वार्टर तक वो रिलेटेड पार्टी थे, यानी कि एसोसिएट कंपनी थी, उसके बाद वो उनका जो रिलेशनशिप है वो सीज हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। तो वो उसके बाद के जो ट्रांजेक्शन है वो मुझे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ सीधा सा ये फॉर्मूला है कि जो फर्स्ट क्वार्टर में सेल हुआ है एज एसोसिएट कंपनी वो सिर्फ मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। एज पर अकाउंट स्टैंडर्ड 18, ट्रांजेक्शन ऑफ एक्स एलटीडी which is associate company for the first quarter ending 30 June 21 only are required to be disclosed as a related party transaction। अब यहाँ देखिए, only important है, only required to be disclosed, जो कि related party transaction है वही disclose करने की जरूरत है। The transaction for the period in which related party transaction did not exist not reported, मतलब उसके बाद ट्रांजेक्शन मुझे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा सा ये है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 की रीडिंग करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन फॉलोइंग केस एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। हमें क्या बताना है, रिलेटेड पार्टी कौन कौन से है वो बताना है। एम एलटीडी ने होल्ड किया है 61% शेयर्स इन एस एलटीडी में। एस एलटीडी ने 51% शेयर्स होल्ड किया है एफ लिमिटेड में। सी एलटीडी ने 49% शेयर्स होल्ड किया है एफ लिमिटेड में। तो आपको बताना है कि एम लिमिटेड के कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, एस लिमिटेड के कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, सी लिमिटेड के कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, एफ लिमिटेड के कौन कौन रिलेटेड पार्टी है वो बताना है। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मुंह से नहीं बता सकता, अदरवाइज आप कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया है, उसकी मदद से हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम में क्या क्या है वो आपको समझाता हूँ। एम लिमिटेड ने क्या किया, 61% शेयर्स होल्ड किए यस लिमिटेड में, यानी कि यस लिमिटेड क्या है, सब्सिडी है एम लिमिटेड की। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद एस लिमिटेड ने क्या किया, 51% शेयर्स होल्ड किया एफ लिमिटेड में, यानी कि जो ये एफ लिमिटेड है वो क्या बन गई, सब्सिडी बन गई एस लिमिटेड की। तो यहाँ देखिए, एम ने यस में इन्वेस्ट किया, यस ने एफ में किया, बट यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है मोर देन 50% है, मोर देन 50% है, यानी कि जो ये एफ लिमिटेड है वो क्या बन गई, सब सब्सिडी कंपनी बन गई एम लिमिटेड की। ठीक है, अब सी लिमिटेड ने क्या किया, 49% इन्वेस्ट किया एफ लिमिटेड में, मतलब एफ लिमिटेड क्या है, एफ लिमिटेड क्या है, एसोसिएट कंपनी है सी लिमिटेड की। एफ लिमिटेड क्या है, एसोसिएट है सी लिमिटेड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि एम लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी कौन सा होगा, एम लिमिटेड का उसकी सब्सिडी कौन सी है, एस लिमिटेड, इसकी सब सब्सिडी यानी कि एफ लिमिटेड। ठीक है, यही हो गई। ठीक है,
अब यस लिमिटेड का कौन कौन रिलेटेड पार्टी हो जाएगा? इसकी होल्डिंग कंपनी कौन है? यम लिमिटेड। इसकी सब्सिडी कौन सी है? यफ लिमिटेड। ये बन जाएगी, ठीक है। अब यफ लिमिटेड का कौन कौन रिलेटेड पार्टी बन जाएगा? सबसे पहले उसकी सब सब्सिडी कौन सी है? यम लिमिटेड। उसकी होल्डिंग कंपनी कौन सी है? यस लिमिटेड। अब इसमें और किसने इन्वेस्ट किया है? सी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है। तो कौन बन जाएगा? सी लिमिटेड। अब सी लिमिटेड की देखते हैं कौन कौन रिलेटिव बन सकता है। सी लिमिटेड ने सिर्फ इन्वेस्ट किया है यप लिमिटेड, तो यप लिमिटेड ये बन जाएगी रिलेटेड पार्टी। देखिए इसी तरह से हमने ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 ख़त्म कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।